नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, हरियाणा में थोड़ी देर में चुनाव का शोर थम जाएगा। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, डोर टू डोर अभियान चला सकते हैं नेता, लेकिन अब मंच से अपनी बात नहीं कह पाएंगे क्योंकि रैली का टाइम गया। हरियाणा में बीजेपी का कांग्रेस से सीधा और सख्त मुकाबला है। 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर मतदान होगा। 8 अक्टूबर को इन 90 सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव के नतीजे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले बुधवार को सभी पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश करी है, पूरी ताकत झोंकी है। इस दौरान सभी नेताओं ने विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। तमाम दलों की ओर से मतदाताओं को अपने पाले में खींचने के लिए हर संभव जगह जुगाड़ किया गया है। सभी दलों के नेताओं, स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों ने प्रदेश में कई जगह रैलियां की, जनसभाएं की। नेताओं ने लोगों से अपने पक्ष में वोटों की अपील की। तो वहीं प्रचार के आखिरी दिन 3 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित बीजेपी के नेता चुनावी जनसभाएं करते नजर आए। आपको बता दें, 3 अक्टूबर की शाम यानी कि आज शाम चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर पाएंगे। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर। और इस दिन सभी दलों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम जानकारी देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 90 सीटों के लिए होना है और इस बीच 4 अक्टूबर को, लेकिन बाद में मतदान की तारीख 5 अक्टूबर कर दी गई। पहले 4 थी। विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे, लेकिन बाद में मतदान की जो तारीख है वो चेंज की गई, 5 अक्टूबर कर दी गई। 8 अक्टूबर को अब नतीजे आएंगे। विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है। 2019 में भी विधानसभा चुनाव अक्टूबर में हुआ था। चुनाव के बाद बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई। जेजेपी किंगमेकर की भूमिका में आई। उसी समय दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का गठन किया था। 2024 में चुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया। सीएम का चेहरा तक तब्दील करना पड़ा। बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी और आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी का गठबंधन हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी थी, अब हरियाणा में 2 लड़कों की जोड़ी चौटाला और आजाद इस समय रण में संघर्ष कर रहे हैं। 90 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी दमखम के साथ उतारे, कईयों के टिकट काटे। कांग्रेस हरियाणा में 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। सोचिए, ये गठबंधन अगर चुनाव से पहले हो जाता तो शायद नतीजे कुछ और होते, आम आदमी पार्टी कुछ और होती, कांग्रेस के आंकड़े कुछ और होते। लेकिन फिलहाल वोट कटेंगे और बटेंगे। प्रत्याशी 90 के 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उतारे हुए हैं। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वीना अरोड़ा जुड़ गई है हमारे साथ में। वीना, क्या कुछ अपडेट है? हरियाणा का दंगल इस बार बेहद दिलचस्प है। मुकाबला सीधी टक्कर का नहीं, मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, चहुमुखी नहीं, बल्कि पंचमुखी है। जी बिल्कुल पूजा, हरियाणा का जो मुकाबला है एक रोमांचक मुकाबला है, क्योंकि ये एक पंचमुखी मुकाबला है। पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा में सभी पार्टियां जो कि है, इनेलो, भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, एएसपी, इनेलो, बीएसपी, सभी पार्टियों ने अपने 90 के 90 प्रत्याशियों को हरियाणा में सभी सीटों पर उतार रखा है और हर जगह पर इनकी जो कैंपेनिंग है वो चल रही है। दूसरी बात अगर हम करेंगे कि अगर
वोट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भाजपा को होगा, अगर क्योंकि जो बीजेपी के वोट है वो वोट बीजेपी को ही जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मेन टक्कर है वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में 5 सीटों का फायदा हुआ था और नुकसान भाजपा को भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार जो एनालिसिस चल रहे हैं कि भाजपा को इस बार फिर से नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं रुख में चल रही है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की स्थिति, हरियाणा के हालात बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आगे बढ़ती जा रही है, भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। क्योंकि हरियाणा की कई ऐसी सीटें हैं जो कि रोमांचक है, हॉट सीट है। अगर बात करें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, गुड़गांव, यमुनानगर, क्योंकि ये इतनी बड़ी सीटें हैं यहाँ से मंत्री, सांसद और जो पहले के जो विधायक है या मंत्री रहते थे वो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन टिकट कटने की वजह से जो बागी हुए नेता थे उनका जो विरोध है पार्टी के प्रति वो भी चल रहा है। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस और भाजपा ने वीना देखिए, मैं भी आपसे बात कर रही हूँ मौजूदा सियासी समीकरण के बारे में और किस तरीके से मुकाबला इस बार पंचकोणीय है उसके बारे में भी मैंने आपसे जिक्र किया। लेकिन एक बहुत दिलचस्प किस्सा चुनाव प्रचार खत्म होते होते हो गया। अशोक तंवर ने ऐसा गच्चा दिया है और अब वो हाथ के साथ हो गए। इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या आएगा? क्योंकि मुझे याद है अशोक तंवर जिस दौरान अपने आप को पार्टी में वंचित शोषित होने की बात कह रहे थे, धरने पर बैठ गए थे, गाड़ी के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी डंडे उन्होंने खाए थे और अब उन्होंने वापस से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ये कैसा रहेगा मुकाबला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, अगर ऐसे में कांग्रेस के जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के अशोक तंवर, लेकिन पहले वो इसके अलावा ने अपनी अलग पार्टी भी बनाई थी, फिर आम आदमी पार्टी में रहे, फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब देखा कि अब कांग्रेस के हालात अच्छे हैं और कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो उन्होंने जो पलटी है अपनी कांग्रेस में मार ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज का जो है कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बार बार पार्टियां बदल कर वापिस किसी पार्टी में आ जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक दूसरी बात होती है। और अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी उनको अगर फायदा होता कांग्रेस को, तो कुछ भी कह पाना गलत होगा, क्योंकि 4 पार्टियों से घूमकर वापस। तो तंवर के लिए क्या ये कहा जाए कि जिधर अवसर की बयार है उधर तंवर जी का हाथ है? बिल्कुल कह सकते हैं, जहां पर लहर वहीं पर चले जाना, मतलब अपने आप में ही एक वो बात हम कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अशोक तंवर 4 पार्टियों के बाद एकदम फिर से कांग्रेस में आ गए, लेकिन ये बड़ी बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को नहीं हो सकता, क्योंकि अभी 2 दिन बाद वोटिंग होने वाली है, चुनाव प्रचार थम चुका है। ऐसे में उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस के लिए शायद कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सबसे कांग्रेस के पास वो मजबूत कैंडिडेट है। देखिए, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री की रैलियां इस बार हरियाणा में उतनी ज्यादा नहीं हुई, सीएम फेज चेंज करना पड़ा बीजेपी को, कई मंत्रियों के टिकट काटे। पिछली बार 44 संख्या थी, इस बार 22 संख्या है जितने लोगों के टिकट कटे हैं। टिकट कटना, वोट बंटना, सीएम फेस चेंज होना, प्रधानमंत्री की रैली कम होना, ये तमाम चीजें क्या सूचित करता है? क्या जनाधार वाकई बीजेपी का इस बार सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, या फिर बीजेपी की जो फील्डिंग है, सियासी फील्डिंग, वो किसी और तरीके से सेट हुई है? जी पूजा, बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में और 14 में हरियाणा में आए थे तो समीकरण बदल गए थे और 2 बार भाजपा की लहर चली थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हरियाणा में हुई हैं, लेकिन जनता का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जेपी नड्डा हरियाणा में आए, कोई असर नहीं हुआ। राजनाथ हरियाणा में आए, कोई असर नहीं हुआ। जो भी बड़े नेता हरियाणा में आया, इस बार जनता बिल्कुल भी भाजपा के रुख में नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उनकी रैलियों में भी उस तरह की रौनक नहीं थी जो पहले वाली होती थी, ना ही इनकी किसी के साथ कोई सेटिंग की बात चल रही है, क्योंकि ऊपर से 6 महीने पहले ही सीएम बदल दिया गया था, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने थे। ऐसे में जो हरियाणा का भार था वो मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंप दिया गया, क्योंकि ऐसे में शायद ये हम पता लगा सकते हैं कि सेंट्रल की बात करें या हरियाणा सरकार को बात करें कि हरियाणा की स्थिति अब अच्छी नहीं है। उससे पहले मनोहर लाल खट्टर को वहां के सीएम पद से हटाकर उनको केंद्र। क्या इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन किसान आंदोलन है या सिर्फ किसान आंदोलन है? जी पूजा, क्या इन तमाम घटनाक्रमों के पीछे रीजन किसान आंदोलन है या सिर्फ किसान आंदोलन है? जी पूजा, हम ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे किसान आंदोलन, लेकिन किसान
जो पढ़े लिखे युवा है, वो जो आम जनता, अगर हम सबकी बात है, वो सबकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं भाजपा से, अगर हम आम जनता की बात करें, जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं लोग, वो सरकार की पोर्टल की नीतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा युवाओं की बात करें तो जिस तरह के नौकरियां देने के वादे उनके साथ किए गए थे, उनके भाजपा के घोषणा पत्र में, वो भी युवाओं के साथ नहीं किया गया। ऐसी कई ऐसी चीजें जिसको लेकर हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हो रही है, और यही वजह है कि भाजपा को इस विधानसभा चुनावों में जो नुकसान भी ढोना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा में तो भाजपा ने देख ही लिया था, लेकिन अब विधानसभा में हरियाणा की जनता भाजपा को किस तरह का रुख दिखाती है, जो 5 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर को देखना होगा। लेकिन अगर हम कल या परसों की चलिए, बात बहुत करें शुक्रिया तो वीना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी। हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि उनकी रैली ज्यादा ना हुई हो, लेकिन पोस्ट तो एक हरियाणा के पक्ष में है। चुनाव प्रचार खत्म होते होते उन्होंने कर ही दिया। कांग्रेस नकारात्मक विभाजनकारी राजनीति करती है, कांग्रेस यानी दलाल दामाद सिंडिकेट, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम नहीं कह रहे। हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस सरकार विफल, असफल। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती हैं। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ 5 अक्टूबर शनिवार को मतदान होगा। तो किसका शनि होगा भारी, या किसकी उतर जाएगी ढैया या 7.5, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में सभी दलों ने अपनी ताकत और दम झोंका है। इस बीच बीजेपी के फाब्रंड नेताओं ने हरियाणा के रण में अपना पसीना बहाया। हरियाणा के सीएम नारसिंह सिंह सैनी ने भिवानी में जनसभा करी, साथ ही 8 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा करते नजर आए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सैनी के कंधों पे। देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, कोई दो राय नहीं है, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है। दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम के सीएम ने भी आखिरी दिन चुनाव प्रचार में फायर ब्रांड का तड़का लगाया। साथ ही हरियाणा में हैट्रिक लगाने की अपील करते नजर आए। दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से लोगों को रिझाया है कि उनका मन आखिरी में भी अगर बदलता हो तो बदल जाए और वोट हमारे हिस्से में आ जाए। सुनिए। जनता पार्टी और जिस प्रकार से इस विधानसभा चुनाव में जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिस प्रकार का जनता का उत्साह है, जोश है, और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो आपने सुना, समझा और जाना कि किस तरीके से बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है। ग्राउंड पर उतरी हुई थी, पसीना भी बहाया, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं रही। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, हरियाणा में राहुल गांधी ने आखिरी जनसभा की और कहा कि नो, महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया है राहुल गांधी ने। नो का गणित समझ लीजिए, नो का जातिगत समीकरण समझ लीजिए, नो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन वहां पर सेट होता है। जबकि महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो पंजाबी, मुसलमान और पिछड़ा का कॉम्बिनेशन वहां पर सेट होता है। जनसभा को संबोधित राहुल गांधी ने इस बीच किया है। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला, वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली। पूरे देश में ये हमारा तरीका है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। अंबेडकर जी के संविधान को
गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। लड़ाई इस बात की है भाइयों और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे, चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में, नेशनल लेवल के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाली विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, संविधान की विचारधारा, यह लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन, एजेंसीज, इन सब में हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हों, देश की संस्थाएं हों, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। और जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी इस संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम के सीएम ने आखिरी दिन चुनाव प्रचार किया, साथ ही हरियाणा में हैट्रिक लगाने की अपील करते नजर आए। दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से इस विधानसभा चुनाव में तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिस प्रकार का जनता का उत्साह है, जोश है, और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की बनी है और स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरी बार भाजपा की सरकार, दूसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। हुड्डा साहब को तो ये सारा हरियाणा दुश्मन दिखाई देगा, कमल का फूल का बटन दबेगा, हुड्डा साहब किसी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोमा में चली जाएगी। जबान में नहीं लेके आए, ऐसे उनको हमें सबक सिखाना है। भाई और बहनों, आज हमारे गौरव भाई पलवल में चुनाव लड़ा है। मैं तो नहीं मानता हूं कि गौरव भाई पलवल में खाली विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा है। उनका आगे का बहुत ही अच्छा भविष्य उनके लिए इंतजार कर रहा है। कोरोना समय में ट्रेन का सेवा बंद हो गया था, उन्होंने आज ट्रेन का सेवा शुरुआत हो, इसके लिए हर वक्त वो काम कर रहा है। मैं अभी बैठा, मुझको पहले बोला कि हिमंतदा पलवल में जो भी ट्रेन बंद हो गया था, मैं चुनाव जीतने का बाद तुरंत सब लागू करूंगा, आप भी मुझे मदद कीजिए। ऐसा उनका मन में आप लोगों के लिए प्यार है। तो हरियाणा के सियासी रण में दिग्गजों ने आज जान झोंकी है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि हरियाणा में सवाल है आज की तारीख में कि आखिरकार कौन राज करेगा, कांग्रेस या बीजेपी। बिंदुवार समझ लीजिए, बीजेपी नेताओं ने राज्य में 150 रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की, 89 सीटों को उन्होंने साधा। अमित शाह के अलग अलग हिस्सों में 10 जनसभाएं हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा जनसभाएं योगी आदित्यनाथ ने की। 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रचार में उतारे गए थे। जबकि अब कांग्रेस के बारे में समझिए।
कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 70 छोटी बड़ी मिलाकर के रैलियां करी और प्रोग्राम भी किए। राहुल गांधी ने 4 रैलियां करी, 100 किलोमीटर लंबे रोड शो उन्होंने निकाले। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो 2 जनसभाएं प्रियंका गांधी ने करी। राहुल के साथ रोड शो भी वो करती नजर आई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 2 रैलियां करते नजर आए थे। हिमाचल के सीएम के साथ कई पूर्व सीएम और सांसदों को भी उन्होंने ग्राउंड पर उतारा, यानी कि जिसके पास जितनी चीनी जितना घी सब जलेबी बनाने में लगाया है और किसकी बेहतरीन बनेगी वो जनता तय करेगी। मतदान से 2 दिन पहले हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ। हरियाणा में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और उतने ही तगड़े से लगा है। विधानसभा चुनाव से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता अशोक तंवर कांग्रेस में शरीक हो गए। राहुल गांधी ने पार्टी की सदस्यता अशोक तंवर को दिलाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी, जबकि इसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को सभी के सामने आ जाएगा। किसको जनता ने स्वीकार किया और किसे नकार दिया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले सियासत का खेल देखिए, जिधर अवसर उधर साथ है। हरियाणा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को करारा झटका, जोर का झटका जोर से लगा। बीजेपी नेता अशोक तंवर चुनाव से 2 दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शरीक हो गए। अशोक तंवर इससे पहले कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा थे। आपको याद होगा अशोक तंवर का वो चेहरा जब लाठी डंडा खून पसीना सब बहाया था उन्होंने और कहा था इज्जत नहीं मिल रही है कांग्रेस में और अब नहीं रहूंगा, अलग पार्टी बना लूंगा। लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। अब वो एक बार फिर कांग्रेस में शरीक हो गए हैं। हाथ के साथ पर एक बार फिर से अशोक तंवर ने भरोसा दिखाया है। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।